स्वागत है आप सभी का DIS के डेली MCQ प्रोग्राम में। मेरा नाम अनुराग पांडे है। आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने डेली MCQ प्रोग्राम की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रमन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, जब कोई एक वर्णी प्रकाश किसी द्रव अथवा ठोस से होकर गुजरता है तो दूसरी तरफ से निकलने वाला प्रकाश एक वर्णी ही होता है। दूसरा कथन है, इस खोज के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आज यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। भौतिक वैज्ञानिक सर CV रमन ने साल 1928 में इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश किसी द्रव अथवा ठोस से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। यानी एक तरफ से सिंगल तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश घुसता है तो दूसरी तरफ से अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें निकलती हैं। साल 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस साल विज्ञान दिवस की थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ये कार्यक्रम पूरे देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों में बच्चों में विज्ञान में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन है, ये कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आज के हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। ये कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। इसका काम कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना है ताकि इसमें सुधार किया जा सके और नए कानून बनाया जा सके। बात इसकी संरचना की करें तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ एक सदस्य सचिव समेत 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। इसकी अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बलिपा नारायण भागवत सुर्खियों में थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी गायन एवं कला, या फिर ऑप्शन डी बाइक रेसिंग। आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मशहूर यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का बीते 16 फरवरी को कर्नाटक के उनके आवास पर निधन हो गया। 19 मार्च 1938 को केरल के कासरगोड के पद्रे गांव में जन्मे भागवत की फैन फॉलोइंग बड़ी संख्या में थी। देखा जाए तो उनके गायन की अनूठी शैली को प्रशंसकों ने बलिपा शैली का नाम दिया था। यह अन्य गायकों की तुलना में काफी अलग थी। शानदार आवाज के धनी भागवत ने 30 से अधिक यक्षगान प्रसंग यानी कि लिपियां लिखी हैं। कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिपा नारायण भागवत के निधन पर दुख जताया है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्ण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मार्कोनी पुरस्कार, ऑप्शन बी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन सी इन्फोसिस पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी GD बिरला पुरस्कार। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को साल 2023 का मार्कोनी अवार्ड प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि पुरस्कार कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख अमेरिकी डॉलर और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। कम्युनिकेशन फील्ड के नोबेल के नाम से प्रसिद्ध ये पुरस्कार अमेरिका के मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, 8वें रासीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी इटली।
आज के हमारे पांचवें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को 8वें रासीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। जिस तरह सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग का आयोजन किया जाता है, उसी तर्ज पर भारत में रासीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। रासीना डायलॉग भारत में आयोजित होने वाला एक ऐसा सालाना सम्मेलन होता है जहां पर भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका पर आधारित सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका मुख्य मकसद एशियाई एकीकरण के साथ साथ बाकी दुनिया के साथ एशिया के बेहतर तालमेल से जुड़ी संभावनाओं और अवसरों की तलाश करना है। इस डायलॉग के सबसे पहले संस्करण का आयोजन साल 2016 में किया गया था। तो आज के हमारे डेली MCQ कार्यक्रम में इतना ही। आज के हमारे 5 प्रश्नों में से आपके कितने सवालों के जवाब सही रहे, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।